हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खूबसूरत होंगे, मजे में होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले जो बायो केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने भी नहीं देखे हैं तो वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। और आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बायो एनर्जेटिक्स को देखने से पहले अपन कुछ बेसिक सी बात को अपन समझ लेते हैं कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो एनर्जी क्या होती है। तो अपन ने पहले भी अपन कई बार 12th में देख चुकी है कि अपन ने पढ़ा हुआ था कि एक एनर्जी का लॉ पढ़ा हुआ था। उसमें देखा था कि ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक सी बात होगी एनर्जी के बारे में। यानी कि एनर्जी कैसी होती है, लाइक जो है अपनी सोल की तरह होती है, यानी कि आत्मा की तरह होती है। ठीक है, आत्मा की तरह होती है, बस ये जो है कभी खत्म नहीं होती है, बट पता है एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती रहती है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गई एनर्जी। अब एनर्जी के साथ साथ देखो कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन अगर शब्द को अपन तोड़े तो देखो दो शब्द निकलते हैं, एक आता है बायो, एक आता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी बायो प्लस केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो बायो का मतलब होता है बायोलॉजिकल सिस्टम बोले तो अपनी बॉडी, और ठीक है केमिकल रिएक्शन यानी कि केमिकल रिएक्शन वो कहलाती है जब दो केमिकल आपस में मिलकर एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के अंदर यानी इनसाइड द बॉडी या बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रनिंग होती रहती है, तो वो क्या कहलाती है, बायोकेमिकल रिएक्शन। अब देखो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि टॉपिक अपने दिया गया है बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक्स देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है यूनिट 1 से, तो आपको इसे कवर कर लेना है। और जो आपकी एचईपी में भी आपको पूछा जाता है, दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम की बात, यानी यूनिट 2 में आपको दिया गया है। ठीक है, तो सबसे ये देखो बायो एनर्जेटिक्स जो शब्द है, अगर शब्द को अपन तोड़े तो दो शब्द निकलते हैं, एक आता है बायो, एक आता है एनर्जेटिक्स। ठीक है, तो बायो का मतलब अपन क्या होता है कि बायो का मतलब होता है जो बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर बायो का मतलब क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन, और एनर्जेटिक्स का मतलब क्या है, एनर्जी। तो देखो यानी कि इसमें कुछ ऐसा अपन पढ़ने वाले हैं, यहां से समझो कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसका बायोकेमिकल रिएक्शन से एनर्जी का संबंध हो। ठीक है, तो क्या होता है अपनी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन अगर वर्क करती रहती है, हमेशा चलती रहती हैं। अगर बायोकेमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर होना बंद होगी तो समझो कि अपन मर गए। ठीक है, तो बायो जो क्या रहता है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान बायोकेमिकल रिएक्शन को कराने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कि अपन बॉडी के अंदर कुछ खाना मतलब खाने का पच रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो वो क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सब क्या रहता है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उन सबको करने के लिए अपन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन में एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है, यानी एनर्जी अपन को मिलती भी है जब खाने अपने जो फूड रहता है जो उसका डाइजेशन होता है तो अपन को कुछ एनर्जी मिल जाती है, और कुछ उसको पचाने के लिए एनर्जी भी काम आती है, यानी डाइजेशन करने के लिए एनर्जी कुछ खर्च होती होगी ना, मतलब उसमें एनर्जी का कंजम्पशन भी होता है और प्रोडक्शन भी होता है। तो मतलब अपन बायो एनर्जेटिक्स के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। यानी बायो एनर्जेटिक्स क्या है, स्टडी है किसकी, जो एनर्जी की। ठीक है, बायो जो है बायो एनर्जेटिक्स क्या है, स्टडी है एनर्जी की बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो अपन को खर्च होती है, यानी कि जिसका प्रोडक्शन और जो है कंज्यूशन, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी का होता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो यही नोट्स पे लिखा हुआ है कि जो बायो एनर्जेटिक्स शब्द है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन और कंज्यूशन ऑफ एनर्जी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बॉडी के अंदर जो है एनर्जी का प्रोडक्शन और कंजप्शन को क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स अपन कहते हैं। ठीक है, अब तो अपनी क्या होती है, अपनी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हमेशा रन करती रहती हैं, तो उनमें क्या रहता है, जो एनर्जी इन्वॉल्व रहती है, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, कि अपन जो है बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पर एक जो शब्द है, यहाँ पर जो है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो अपन खाते हैं तो इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो क्या रहता है, ग्लूकोज जो है टूट जाता है किसमें, जो है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। ठीक है, उसी के साथ साथ जो कुछ जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और जो एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि क्या होता है, एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे अपन ने कोई खाना खाते हैं तो जब अपन बॉडी के अंदर जाता है, उसका डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, तो क्या रहता है, वो जो अपने फूड से कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अपनी बॉडी क्या रहती है, जो उस एनर्जी को स्टोर कर लेती है एटीपी के फॉर्म में, ताकि जिस टाइम पे आप खाना ना खाओ तो उस टाइम पे भी तो आपकी बॉडी को जो रिएक्शन कराने के लिए, यानी बॉडी को सही से काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती होगी। तो उसमें क्या करते हैं, आपकी बॉडी जो है बहुत समझदार होती है, तो क्या कहती है, एटीपी के फॉर्म में यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो आपकी एनर्जी को स्टोर कर लेती है। यानी कि जो एटीपी क्या है, जो है सोर्स है किसका, एनर्जी का, जो कि आपकी बॉडी के अंदर रहता है। तो ये क्या रहता है, ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जो ग्लूकोज टूट जाता है, उसी के साथ साथ जो है एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई। तो यहाँ पर जो इसमें जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ठीक है, रिएक्शन करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद जब जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, इसकी स्टडी, और जो यहाँ पर जितनी रिक्वायर्ड हुई है, यानी कि जरूरत पड़ी है रिएक्शन कराने के लिए, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, बायो एनर्जेटिक्स कहलाती है।
अब एनर्जी का प्रोडक्शन अपनी बॉडी में किस तरह से होता है, वो दो तरह से अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेप और एक होता है फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेप में समझो कि अपनी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम और कोएंजाइम पाए जाते हैं। तो कुछ कोएंजाइम जैसे कि NADH, ठीक है, FADH2, FMN, ये क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर के रूप में वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर होते हैं वो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन में वर्क करते रहते हैं। तो क्या होता है जब इन कोएंजाइम यानी कि NADH, FADH2 इनका क्या होता है जब ऑक्सीडेशन होता है, मतलब अपन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन में कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में लॉस ऑफ नहीं, ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन में अपन ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने वाले यानी कि ऑक्सीडेशन का गेन होगा। तो क्या करते हैं जब को एंजाइम यानी कि NADH, FADH2, FMN जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अपन यहां पर देख लेते हैं, यहां पर देखो सबसे पहले जो NADH यानी कोएंजाइम है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होता है NADH प्लस H2O बनता है, यानी कि जो NADH और H2 का बनेगा यानी H2O वाटर। तो उसी के साथ साथ कुछ ATP भी अपन को प्रोडक्शन होगा यानी कि ATP भी अपन को मिलेगी और FADH2 भी ऑक्सीडेशन करेगा तो FAD प्लस H2 में कन्वर्ट होगा। क्या है फॉस्फोराइलेशन करके भी अपन एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो ATP होता है ना इसका एक फॉस्फोराइलेशन कराते हैं। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है अपन इससे एक फॉस्फेट को रिमूव कर देते हैं। तो अभी अपन के पास जो है एडोनिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी जो है, एटीपी में क्या रहता है, जैसे जो एटीपी है यहाँ इसको थोड़ा समझना कि जो एटीपी है इसमें रहता है ए से एडोनेसेंस, ठीक है, एक एडोनोसेंस, ठीक है, इसमें एक एडोनेसेंस रहता है और इसमें 3 फॉस्फेट रहते हैं, 3 फॉस्फेट और एक एडोनेसेंस रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक एटीपी है। तो जब इसका फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है इसमें जो है एक फॉस्फेट का रिमूव कर देते हैं अपन, इसमें से एक फॉस्फेट का रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो जाता है कि यहाँ से एक एडोनेसेंस का मॉलिक्यूल, ठीक है, इस पर 2 फॉस्फेट, ठीक है, यानी कि 2 फॉस्फेट हो गए क्योंकि एडोनेसेंस डाइफॉस्फेट है ना, डाई का मतलब क्या होता है 2, और यहाँ पर एक जो फॉस्फेट होता है ना, एक फॉस्फेट जब अपन इसको रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एनर्जी मिलती है अपन को, ठीक है, यानी कि एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब ऐसे ही क्या होता है कि जब अपने फर्दर अपने जो एडीपी रहता है, ठीक है, अपने जो एडीपी रहता है इसका अपन फॉस्फोराइलेशन करते हैं तो इसके फॉस्फोराइलेशन यानी कि इसमें एक फॉस्फेट का रिमूव करते हैं तो भी अपन को एडीपी मिलती है। कैसे, तो अब जो बनता है जो एडीपी का अपन फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो बनता है एएमपी, यानी कि एएमपी बनेगा, यानी कि एडोनेसेंस मोनोफॉस्फेट, यानी एक एडोनेसेंस का मॉलिक्यूल और मोनोफॉस्फेट यानी कि एक जो है फॉस्फेट, और यहाँ पर जो 2 फॉस्फेट थे, ठीक है, वो क्या है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्या है एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी कि अपन कहेंगे कि जब जो फॉस्फोराइलेशन कराते हैं अपन एटीपी का जो एडीपी का, ठीक है, तो क्या होता है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अब देखो जो अपने पास जब ईएमपी बन जाता है तो ईएमपी को फर्दर अपन फॉस्फोराइलेशन करेंगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मोनो हो गया तो अब क्या होता है जो एडोनेसेंस और फॉस्फेट जो है अलग हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि एडोनेसेंस हमको अलग मिल जाएगा, फॉस्फेट अपन को अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक फॉस्फोराइलेशन कहलाता है जो एटीपी का, एडीपी का, एएमपी की। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिर्फ एक फॉस्फेट का रिमूव करना। जब अपन जो एटीपी रहता है या एडीपी रहता है इसका जब अपन फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो अपन एनर्जी के प्रोडक्शन में दो अपन पढ़ा है कि या तो जो है, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा के जो अपने कोएंजाइम है यानी कि NADH, FADH, FMN जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर के रूप में बायोकेमिकल रिएक्शन में वर्क करते हैं, तो उनका जब भी अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन कराने के दौरान भी अपन को जो है एटीपी का अपन को मिलती है, ठीक है। दूसरा स्टेप है फॉस्फोराइलेशन करा के, यानी कि जो अपना जो एटीपी रहता है, एडीपी रहता है, उनका जब अपन फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो उससे क्या है अपन को एनर्जी मिलती है। जब अपन एटीपी का फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो बनता है एडीपी, और एडीपी का फर्दर फॉस्फोराइलेशन कराते हैं तो बनता है एएमपी, और एएमपी का फिर अपन फॉस्फोराइलेशन कराएंगे तो अपन को क्या मिलेगा, यानी कि एक एडोनेसेंस का मॉलिक्यूल, एक जो है फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अपन को प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया बेसिकली अपने एनर्जी का प्रोडक्शन, ठीक है। अब जो अपन को जो है अब है कि जो अपन देखो अपन बायो एनर्जी को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्यों अपन को एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि एमिनो एसिड में कि एसेंशियल का मतलब होता है इंपोर्टेंट, कि अपन बायो एनर्जी की इंपोर्टेंट क्या है या इसकी क्या जरूरत है या इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो देखो अपन को पता है कि अपनी बॉडी में इसका बॉडी का में एनर्जी ही अपन पढ़ते हैं, अपन चाहे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एमिनो एसिड कुछ भी हो गए, ये सब जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी तो ही प्रोवाइड कराते हैं ना। जैसे अपना लिपिड था वो भी एनर्जी का सोर्स था, प्रोटीन था वो भी एनर्जी का सोर्स था, तो क्या करते हैं सब अपन को एनर्जी तो ही प्रोवाइड कराते हैं ना।
तो एनर्जी का काम क्या है, ठीक है, तो यही अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपनी बॉडी में मैकेनिकल वर्क होते हैं, ठीक है, उनमें भी अपन मैकेनिकल वर्क जैसे अपन कुछ काम करते हैं, ठीक है, इधर उधर कुछ उठा के रखते हैं, कुछ भी अपन वर्क करते हैं, तो उनको काम करने के लिए अपन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक जो केमिकल सिंथेसिस या केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी यूज होती है। दूसरा लिखा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर केमिकल सिंथेसिस, यानी अपनी बॉडी में कोई केमिकल बनते हैं, ठीक है, या फिर केमिकल बनती है, या फिर अपनी बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए भी अपन को एनर्जी की जरूरत होती है। अभी हमने बताया था कि जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी होता है और कंज्यूमशन भी होता है, क्योंकि एनर्जी रिएक्शन कराने के लिए भी कुछ एनर्जी लगती है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो रिएक्शन हो जाने के बाद भी अपन को एनर्जी मिल जाती है। तो क्या रहता है, आपने जो मैकेनिकल वर्क में भी एनर्जी जरूरत होती है, केमिकल सिंथेसिस में भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो अपने बॉडी की ग्रोथ में भी एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि अपन मतलब ज्यादा फूड खाएंगे तो अपन को ज्यादा एनर्जी मिलेगी, तो अपनी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो क्लेब्ज और जो टोन होते हैं ना, उनकी ब्रेकिंग में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और अपने जो मसल्स ग्रोथ होते हैं, ठीक है, उसमें भी पता है जो है एनर्जी वर्क करती है। अब ठीक है, एनर्जी के अब लॉ है, ठीक है, यानी कि अब इसको जो जानेंगे, ठीक है, अब इसको देखेंगे कि जो है एनर्जी के लॉ है, कुछ है 3 तरह के अपन इसमें लॉ पढ़ेंगे। एक है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट और एक एटीपी एंड फॉस्फोजेंस, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लें तो जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो रहता है ये क्या है, तो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये क्या रहता है, लॉ ऑफ जो एनर्जी का लॉ है, ठीक है, कंजर्वेशन का लॉ है, उस पर बेस्ड रहता है, ठीक है, यानी कि इट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था कि जो फर्स्ट लॉ था जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन ने देखा था कि न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि जो ना ही अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है Q इक्वल टू डेल E प्लस W, जहां पर Q क्या है, Q जो है हीट है, ठीक है, डेल E क्या है, डेल E जो है वो इंटरनल एनर्जी है, और W क्या है, वर्क है, ठीक है, यानी कि जो हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फिर वर्क, ठीक है। अब जो है थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो थर्मोडायनेमिक है वो बेस्ड रहता है एंथैल्पी और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट पे। अब एंथैल्पी एंट्रोपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है एंथैल्पी एंट्रोपी। वैसे तो एग्जाम में आएगा तो आपको पूरी यूनिट ही पूछा जाता है। इस यूनिट से जो इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ एक ये बनता है, इसके साथ साथ एक एनर्जी रिच कंपाउंड, ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको अच्छे से कवर कर लेना, या इस यूनिट से शॉर्ट नोट में जो है आपको एटीपी आ जाता है, और यूनिट 1 से सबसे ज्यादा जो है बायो एनर्जी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंथैल्पी होता है, देखो एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होती है, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। बट याद रखना, नियतांक टेम्परेचर और नियतांक प्रेशर पे जो अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है वो होती है एंथैल्पी। अब एंथैल्पी जो अपने अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो एंथैल्पी में देखो कुछ चेंज होता है ना, क्योंकि बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक, कंज्यूम भी होती है, यानी खर्च भी होती है। तो उसमें के अंदर अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंज आता है एनर्जी में, तो उसको अपन कैसे कंसिडर करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डेल H इक्वल टू डेल HP और डेल HI, ठीक है, डेल HP या डेल HF कर दो तो F बढ़िया रहेगा, F यानी यहाँ पर डेल HF होता है, तो डेल H का मतलब क्या है, डेल H यानी एंथैल्पी, ठीक है, यानी कि डेल H क्या है, एंथैल्पी है, और डेल HF क्या है, ये है फाइनल एंथैल्पी है, यानी कि F से हो गया फाइनल, और डेल H से क्या है, एंथैल्पी, और डेल HI यानी कि इनिशियल है, यानी कि जो अपनी मतलब अगर अपन को अपनी बॉडी के अंदर किसी बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद अपनी एंथैल्पी निकालना है, तो जिसकी जो पहले फाइनल एंथैल्पी थे उससे जो इनिशियल एंथैल्पी है उसको अगर अपन कैलकुलेट कर लें तो एंथैल्पी में जो चेंज आएगा, यहाँ पर देखो आपने 12th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जहां पर डेल लग जाए उसका मतलब होता है चेंज। तो ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, मतलब अपनी जो अपनी बॉडी में है, जो अभी मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन हो चुकी, बायोकेमिकल रिएक्शन होने के बाद जो अपनी बॉडी में एंथैल्पी है, ठीक है, अगर उसमें से जो पहले जो एंथैल्पी थी, ठीक है, यानी कि रिएक्शन कराने के पहले जो एंथैल्पी थी उसको माइनस करा देंगे, तो क्या है, जो अपनी जो चेंज आया है, ठीक है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो एंथैल्पी में चेंज आया है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई कि अपना एंथैल्पी क्या होता है। अब देखो एंट्रोपी क्या होता है, तो क्या होता है, कभी कभी अपनी बॉडी में अचानक से अपने आप रैंडमनेस या फिर किसी बीमारी के कारण, यानी कि डिसऑर्डर के कारण अपनी बॉडी की जो एंट्रोपी रहता है, ठीक है, एनर्जी रहती है, उसमें कुछ चेंज आता है ना, यानी किसी रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के कारण अपनी बॉडी में जो एनर्जी में चेंज आता है, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। अब देखो एंट्रोपी को कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है कि अपनी बॉडी में क्या
जो एंट्रोपी में किस तरह से चेंज आता है। तो देखो एंट्रोपी, जो एंट्रोपी रहता है, जो डेलेस है, इसको अपन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि जो है अपनी क्या है, एंट्रोपी में चेंज है। तो देखो जो अपन को किसी डिसऑर्डर के कारण या अपने इसके पहले यानी कि जो फाइनल आई हो जाने के बाद, यानी डिसऑर्डर हो जाने के बाद अपनी जो एंट्रोपी है, ठीक है, फाइनल एंट्रोपी में से इस जो इनिशियल एंट्रोपी यानी कि जो एनर्जी में चेंज होने से पहले जो एनर्जी थी, ठीक है, उसको अपन माइनस करेंगे, यानी कि जो फाइनल एंट्रोपी में से इनिशियल एंट्रोपी को माइनस करेंगे तो जो एंट्रोपी में चेंज आया है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं या अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपने जो है थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट यानी कि एंथैल्पी और एंट्रोपी हो गया। अब एक है एटीपी एंड फॉस्फोजेंस या फॉस्फोलाइजेशन। तो अपन ने देखा था जो एडीपी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो एटीपी में एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल रहता है और 3 जो है फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रहते हैं। एक क्या है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब अपन एटीपी का फॉस्फोलाइजेशन करते हैं तो एटीपी क्या होता है, ब्रेक होता है एडीपी में, और एडीपी का फर्दर फॉस्फोलाइजेशन करते हैं तो वो होता है ईएमपी में ब्रेक। और जब ये ब्रेक होता है ना तो इसमें कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अपन ने प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में अभी देखा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब अपन के पास एक एटीपी है तो एटीपी में क्या रहता है, एक एडेनोसिन का मॉलिक्यूल रहता है और ट्राई, यानी कि ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई फॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रहते हैं। इसका अपन जब फॉस्फोलाइजेशन या फॉस्फोजेंस करेंगे तो एडीपी होता है जो ब्रेक हो जाता है किसमें, एडीपी में, यानी कि एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। देखो एडीपी जो एटीपी है ये भी एनर्जी का सोर्स होता है, एडीपी है ए भी एनर्जी का सोर्स होता है, ईएमपी होता है ए भी एनर्जी का सोर्स होता है। बट सबसे ज्यादा जो अपनी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। तो अपन क्या करेंगे, जब एटीपी को अपन ब्रेक करेंगे ना, एटीपी का फॉस्फोलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर जो एक फॉस्फेट है, ठीक है, एक फॉस्फेट है ये रिमूव हो जाएगा और एक फॉस्फेट जो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि फॉस्फोलाइजेशन में अपन फॉस्फेट का रिमूव करते हैं तो क्या होगा, जब एडीपी बन जाएगी, क्योंकि एक फॉस्फेट रिमूव हो गया ना तो 2 फॉस्फेट बचे, यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और एक एनर्जी का मॉलिक्यूल अपन को प्राप्त हो जाएगा, मतलब एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे जब अपन एडीपी का फर्दर फॉस्फोलाइजेशन करेंगे तो एडीपी रहता है ईएमपी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मोनोफॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट रहेगा और 2 मॉलिक्यूल एनर्जी के और एक जो है एडेनोसिन रहेगा। जब अपन एएमपी को फर्दर फॉस्फोलाइजेशन कराते हैं तो अपन को एक एडेनोसिन एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा, मतलब जो एडेनोसिन से फॉस्फेट में टूट जाएगा, नहीं वो एएमपी रहेगी, एडीपी रहेगी, नहीं जो एटीपी रहेगी। तो यही था बेसिकली, अपन इसमें वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बनना फिर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अपन इसमें देख चुके हैं अपना एटीपी एंड फॉस्फोलाइजेशन है, मतलब इसमें लॉ ऑफ बायो एनर्जेटिक्स है वो डिस्कस कर चुके हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं और जो बायो एनर्जेटिक्स क्यों अपन के लिए एसेंशियल है, क्यों जरूरी है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं।